आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है ये आपका यूपी पीजीटी के जो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं उसको हम लोग देखेंगे, जिनका कि नाम है महर्षि अरविंद घोष। ये जो क्लास है ये आपके यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका नेट एग्ज़ाम के लिए भी आपको जब समग्र शिक्षा को देखिएगा जो कि अरविंद घोष जी की थ्योरी है तो उस नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्लास को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक्स तथा कमेंट्स करें, क्योंकि आपके लाइक्स तथा कमेंट देखने के बाद मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि आप तक और नई एनर्जी के साथ और बेहतर क्लास को प्रेजेंट कर सकूँ। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महर्षि अरविंद घोष जी की थ्योरी को जानने से पहले हम लोग थोड़ी उनकी बायोग्राफी देख लेते हैं, क्योंकि उनकी बायोग्राफी देखने के बाद उनकी बुक्स को जानने के बाद हम लोग को ये नॉलेज हो जाता है, बेसिक नॉलेज हो जाता है कि उनकी जो थाट्स है, उनका जो सोचने का विचार है वो किस संदर्भ में है। तो महर्षि अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 कलकत्ता में हुआ था और इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी में इनकी मृत्यु हुई थी। महर्षि अरविंद घोष आधुनिक भारत के महान राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का महानतम उन्नायक माना जाता है। अरविंद घोष जी ऐसे पहले भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य माना था। अरविंद घोष जी का जो जन्म हुआ था एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके घर के जो नौकर चाकर थे वो भी इंग्लिश में बात किया करते थे और इसके कारण उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो विदेश में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में रहने के बाद भी वे अपने भारतीय संस्कृति, अपनी जो उनकी मूल संस्कृति है उसको वो नहीं भूले थे और अपने संस्कृति को लेकर ही उन्होंने आगे जाकर फिर अपनी थ्योरीज को, अपने जितने भी विचार हैं, जितने उनके जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, देश के आज़ादी के लिए जो कार्य किया वे करते रहे। इनके संदर्भ में जो प्रसिद्ध जो चिंतक है, विचारक है, उन्होंने कहा था, जिसमें कि रोमा रोला ने अरविंद जी को भारतीय दर्शन का सम्राट तथा एशिया और यूरोप की प्रतिमा का समन्वय माना। वहीं डॉक्टर फ्रेडरिक स्पंजलबर्ग ने उन्हें हमारे युग के महान पैगंबर माना था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का इन्हें मसीहा कहा था। इनके कुछ इम्पॉर्टेंस बुक्स की तरफ देख लेते हैं। तो इनकी इम्पॉर्टेंस बुक्स जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं वो है द लाइफ डिवाइन। इसकी रचना इन्होंने 1919 में की। सेकेंड इनकी बुक है द मिस्ट्री ऑफ गीता। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है ह्यूमन सर्कल। नेक्स्ट इनकी बुक है सावित्री। इसकी रचना इन्होंने 1940 में की। नेक्स्ट इनकी बुक है फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर। और इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने जो अपना आध्यात्मिक विचारधारा दी थी, इन्होंने जो समग्र शिक्षा के संदर्भ में बताया था, उनकी दो इम्पॉर्टेंट पुस्तक थी नेशनल सिस्टम ऑफ एडुकेशन। इसमें उन्होंने अपने जो विचारधारा है अपने शिक्षा के संदर्भ में बताया था। अब इनके जीवन से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो श्री अरविंद घोष ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने भाग लिया, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और उन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे कि अरविंद घोष आश्रम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि पर टीकाएँ लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उन्होंने पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत ही ज़्यादा उनका जो प्रभाव रहा है, इसके लिए उन्होंने साधना पद्धति की अन्याय माना कि सभी देश को इसका अनुपालन करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने वंदे मातरम जो पत्रिका था उसका प्रकाशन प्रारंभ किया। इन्होंने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान किया।
साथ ही उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी देवी शक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात मनुष्य सांसारिक जीवन का पालन करते हुए जो एक आध्यात्मिक विचारधारा है कि जो देवी शक्ति है उसका वो पालन कर सकता है। श्री अरविंद घोष जी की ये एक ऐसी विचारधारा थी कि वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस यानी अपने बुद्धि, अपने जो चिंतन है उससे क्या हो सकता है, अति मानस में परिवर्तित हो सकता है, यानी सुपर माइंड में वो प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ स्वयं को अति मानव में यानी सुपर ह्यूमन में, सुपरमैन के रूप में वो परिवर्तित कर सकता है। किसके द्वारा? तो शिक्षा के द्वारा ये संभव हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने अति मानस यानी सुपर माइंड और अति मनुष्य, मनुष्य क्या हो सकता है कि अपनी जो सोच, अपनी विचारधारा से वो ऊपर उठते हुए व्यक्ति किसमें परिवर्तित हो सकता है? तो सुपरमैन में परिवर्तित हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं महर्षि अरविंद घोष जी की आध्यात्मिक दर्शन। ईश्वर और मानव के बीच एकता एवं ब्रह्मांड में एकता पाई जाती है। इनके अनुसार जो दर्शन का लक्ष्य है वो उद्दित होना चाहिए। उद्दित यानी कि विशिष्ट होना चाहिए, विशिष्ट सत्य का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रियलाइजेशन है वो किसके तरफ होना चाहिए? तो सबलाइन ट्रूथ के तरफ होना चाहिए। इन्होंने समग्र जीवन दृष्टि यानी इंटीग्रल जो व्यू ऑफ लाइफ है उसको उन्होंने माना था। इनके अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है उसमें दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। यानी कि जो हमारी विचारधारा है, हम अपने मन की सोच, हमारे शरीर की सोच से हम ऊपर उठते हुए जब एक नई शक्ति को प्राप्त करते हैं, जो एक डिवाइन पावर को प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद हमारे क्या होते हैं, हम अति मानस की तरफ बढ़ जाते हैं। समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है, अर्थात वो सत रज तम, ये जो उनके मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है उससे ऊपर उठकर वो ज्ञानी बन जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अति मानस की स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाता है और वो अपने आप को प्राणियों से श्रेष्ठ मानने लगता है। अब इन्होंने क्या बात की थी कि योग के संदर्भ में इन्होंने योग के बारे में बात की थी। उनकी जो विचारधारा थी वो आध्यात्मिक क्रांति थी, यानी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन के उन्होंने बारे में बात की थी। उनके अनुसार विश्व जो है वो सहिष्णुता का सिद्धांत का समर्थन करता है और वो मानते थे कि मनुष्य का जो विकास हो सकता है, मनुष्य का जो उत्थान हो सकता है वो धार्मिक आधार पर ही हो सकता है। अब इन्होंने जो योग के बारे में बात की है वो हम लोग योग देखते हैं कि आखिर ये योग क्या है। तो समग्र जीवन दृष्टि हेतु महर्षि अरविंद ने योगाभ्यास पर बहुत ही अधिक बल दिया है। योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त हो सकता है। महर्षि अरविंद की दृष्टि में योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं बल्कि देवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं एवं चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना करना है। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि महर्षि अरविंद जी के अनुसार योग का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है कि जीवन को त्यागना नहीं बल्कि देवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए हम जीवन के समस्याओं को, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इनके अनुसार जो हमारे योग है वो कठिन आसन, वो प्राणायाम का अभ्यास करना वे नहीं मनाते हैं बल्कि ये बताते हैं कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्मसमर्पण करना तथा मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को देवी स्वरूप में परिणत करना। महर्षि अरविंद ने मस्तिष्क की जो धारणा की बात की थी इसमें वह स्पष्ट करते हुए बताते हैं मस्तिष्क की जो विचार स्तर है, जो चित्त, मनस या बुद्धि है, वो अंतर्ज्ञान है, उसको जब हम लोग इन चारों स्टेपों से जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा जो मनुष्य, हमारा जो चिंतन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अति मानस में परिवर्तित हो जाता है, सुपर माइंड में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सुपर माइंड आखिर है क्या, अति मानस है क्या। तो मानव देवी शक्ति से समन्वित है और शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना शक्ति का विकास करना है, इसलिए वे मस्तिष्क को छठी ज्ञानेंद्रिय मानते हैं।
देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि श्री अरविंद घोष जी ने छठी इंद्रिय किसको माना है, तो इन्होंने मस्तिष्क को माना है। और शिक्षा का प्रयोजन इन 6 ज्ञानेंद्रियों को सदुपयोग करना है। हम अच्छी प्रकार से इसका उपयोग करके करते हैं तो वे बताते हैं कि मस्तिष्क की जो उच्चतम सीमा तक यह पूर्ण प्रशिक्षण में यह प्राप्त हो जाता है। महर्षि अरविंद जी ने मस्तिष्क की धारणा की परिणति अतिमानस की कल्पना की है और उसे वे अस्तित्व में लाना चाहते थे। अतिमानस चेतना का उच्च स्तर है। जब आप साइकोलॉजी पढ़िएगा तो साइकोलॉजी में आपको चेतना यानी मनुष्य का जो मन है, मन को चेतना के बारे में बोला जा रहा है कि जो चेतना का जो स्तर है वो देवी आत्मशक्ति का रूप है। अतिमानस की स्थिति तक पहुंचना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। ये किनकी विचारधारा थी, तो महर्षि अरविंद घोष की विचारधारा थी। महर्षि अरविंद घोष के अनुसार जो भारतीय प्रतिभा है उनकी 3 विशेषताएं होने चाहिए। वे 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उनमें आत्मज्ञान होना चाहिए यानी उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए यानी मनुष्य के अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, वह सोच सकता है, वो विचारधारा करते हुए, क्योंकि उसके अंदर मस्तिष्क है, वो नई चीज़ों की खोज कर सकता है। और साथ ही साथ मनुष्य के अंतर्गत बुद्धिमत्ता होनी चाहिए यानी इंटेलेक्चुअलिटी भी मनुष्य के अंतर्गत होनी चाहिए। अब इनकी जो विचारधारा है, इनका जो थॉट्स है, जो कि इन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसमें उन्होंने नैतिक शिक्षा के संदर्भ में बताया है। क्या बताया है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इनके अनुसार मानव की मानसिक प्रवृत्ति नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। बौद्धिक शिक्षा जो नैतिक व भावनात्मक प्रगति से रहित हो मानव के लिए हानिकारक हो जाती है। नैतिक शिक्षा में उन्होंने बताया है प्राचीन वो जो भारतीय परंपरा थी इसके वे पक्षधर थे। इसमें उन्होंने गुरु, शिष्य, मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक हो सकता है, यानी कि जो गुरु है उसको उन्होंने क्या बनाया था, तो शिष्य का मित्र हो सकता है, वह एक पथ प्रदर्शक होता है, सही रास्ता दिखाने वाला हो सकता है शिक्षक, साथ ही साथ वो सहायता कर सकता है और अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में जो अच्छी आदतों का निर्माण जो है वो जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो कर सकता है। नैतिक शिक्षा में उन्होंने संसूचन विधि यानी मेथड ऑफ सजेशन के द्वारा दी जानी चाहिए, इसके संदर्भ में वे बहुत ही ज़्यादा बात करते थे, जिसमें वे गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन एवं प्राचीन महापुरुषों के उदाहरणों द्वारा व्यक्तियों को, जो विद्यार्थी हैं, उनको नैतिक विकास हेतु उत्प्रेरित कर सकता है। यानी जब हम मॉरल, हम लोग को देखिएगा अभी भी हम लोग के जो सब्जेक्ट्स है इसमें हम लोग को मॉरल साइंस पढ़ना पड़ता है, तो इसमें क्या बताया है अरविंद घोष जी ने कि हम जो हमारे प्राचीन जो व्यक्तित्व है, जो कि महान हस्तियां हैं, उनकी जीवनी को हम विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे उनको क्या होगा कि अपने जो आसपास के वातावरण है उससे उनको समायोजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे वो बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। महर्षि अरविंद घोष ने शिक्षा के कुछ मेन लक्ष्यों के बारे में बताई है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मेन लक्ष्य कौन कौन से हैं, आखिर एजुकेशन के कौन कौन से एम्स होने चाहिए। तो सबसे पहला उन्होंने बात की कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी, यानी विद्यार्थी की शारीरिक विकास और शुद्धता होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स, मानसिक शक्तियों का विकास होना चाहिए विद्यार्थियों का। मोरल डेवलपमेंट, उन्होंने नैतिकता के बारे में बात की है, नैतिकता का विकास होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मॉरल रूप से ही जो विद्यार्थी हो वो आगे बढ़ के उसमें उसके अंदर आध्यात्मिक विचारधारा भी आनी चाहिए। कुछ मेन प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्होंने एजुकेशन के संदर्भ में, वे हैं शिक्षा का सिद्धांत जो उन्होंने बताया है, तो बालक को पूर्ण मानव बनाना। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से एक मानव बनाना, मतलब मेक ए चाइल्ड ए कंप्लीट ह्यूमन। फिर सेकंड उन्होंने बात की है एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ,
यानी हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए ही उन्होंने बताया कि हम अपने आसपास के या फिर हम अपने प्राचीन समय के जो महान हस्तियां हैं उनके जीवन दर्शन को, उनके जीवन चरित्र को व्यक्ति के सामने या विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि शिक्षा को रोचक विषय बनाना चाहिए, बोरिंग विषय नहीं कर देना चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो एडुकेशन के प्रस्तुत करने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने रिलीजियस एडुकेशन यानी धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में बात की है। टीचर एज ए गाइड एंड फ्रेंड, जहाँ पे उन्होंने मॉडल शिक्षा में ही बताया कि जो टीचर है उसे कैसा होना चाहिए, एक गाइड के जैसा होना चाहिए, एक फ्रेंड के जैसा होना चाहिए। तो ये जितने उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं उन्होंने अपने समग्र शिक्षा के संदर्भ में दिए हैं। तो आई होप आपको महर्षि अरविंद घोष जी की जीवनी तथा उनकी जो थॉट्स है, उनकी जो थिंकर्स है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।